सरला और विमला देर शाम कोमल के साथ मंदिर पहुंचते हैं और सभी मंदिर के बाहर चप्पल खोलकर मंदिर में जाते हैं। पूजा करने के बाद जब सरला, विमला और उसकी बेटी कोमल बाहर आती हैं, तो तीनों देखती हैं कि उनकी चप्पलें गायब हैं। अरे बाप रे, आज फिर से चप्पल चोरी हो गई। 1 महीने भी नहीं हुए मेरी नई चप्पल को। अरे विमला, मेरी भी चप्पल ले गया चोर। मंदिर में लोग पूजा करने के लिए आते हैं या चप्पल चुराने? अब क्या मैं बिना चप्पलों के घर जाऊंगी? नहीं नहीं, मेरे पैर में कंकड़ पत्थर चुभ जाएंगे। अरे तो अब कहाँ से तुझे चप्पल ला कर दूं? हम लोगों की भी चप्पल चोरी हो गई है। कभी कभी तो लगता है मंदिर बिना चप्पल के ही आना चाहिए। अगर मंदिर के बाहर मेरी चप्पल चोरी हुई है ना, तो मैं बिना लिए नहीं जाऊंगी। कोमल इतना कहने के बाद चप्पल की ढेर में से एक अच्छी सी चप्पल चुनती है और अपने साथ अपनी माँ सरला और विमला को भी एक एक जोड़ी चप्पल निकाल कर देती है। अब तीनों किसी और की चप्पल पहनकर मंदिर से बाहर आ जाती हैं। अरे लेकिन ये सही नहीं है। भगवान देख रहे होंगे तो कहेंगे एक ये लोग मंदिर आते हैं, ऊपर से चोरी करके चले जाते हैं। क्यों विमला काकी? भगवान तो हमें यही देख रहे होंगे ना, उन चोरों को नहीं देखेंगे जिन्होंने हमारी चप्पल चोरी की है। सच में तू कितनी बिगड़ गई है। ये सब छोड़, 4 दिन बाद तेरी दीदी की शादी है, उस पर ज्यादा ध्यान दे। सरला, तो तेरी बड़ी बेटी पराई हो जाएगी। वैसे तेरी बेटी के ससुराल वाले अच्छे हैं, लड़का भी अच्छा है। ये तो तू ठीक कह रही है। अब कर भी क्या सकते हैं, बेटियां होती ही पराया धन है। कोमल बहुत ही चुलबुली थी। अगर उसके साथ कुछ हो जाए और वो चुपचाप बैठे, ऐसा हो नहीं सकता था। ऐसे ही दिन बीतते हैं और कोमल की बहन निशा की शादी वाले दिन कोमल बहुत खुश थी, क्योंकि कोमल को अपने जीजा का जूता जो चुराना था। क्या बात है, आज तो तू बहुत खुश है क्योंकि मैं जा रही हूँ और मेरा कमरा खाली हो जाएगा, इसलिए ना? बिल्कुल भी नहीं दीदी, मैं तो इसलिए खुश हूँ क्योंकि जीजू का जूता चुराऊंगी और उसके बदले मुझे मोटी रकम मिलेगी। अच्छा, तो ये खुशी इस बात की है, फिर तो मुझे तेरे जीजू को पहले से सतर्क करना होगा। दीदी शायद आप भूल रही हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप अपनी बहन की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। शादी की सभी तैयारियों के बीच देर रात सरला के दरवाजे पर बारात आती है। सभी बहुत खुश थे, लेकिन कोमल जैसे ही जूता चुराने जाती है, उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। जीजू पर तो पहरेदारी लगा रखी है, अब उनका जूता कैसे चुराऊंगी? अरे कोमल बेटी, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना? कहीं निशा के ससुराल वालों ने दहेज की मांग तो नहीं कर दी? अरे नहीं विमला काकी, मैं तो जूते के लिए परेशान हूँ। देख रही हैं ना आप, कैसे पहरेदारी लगा रखी है जीजू के आसपास, और मुझे तो जूता चुराने का मौका ही नहीं मिल रहा है। अरे रे, तो ये माजरा है। तू बता, इसमें तेरी कोई मदद कर सकती हूँ क्या मैं? कर तो आप भी बहुत कुछ सकती हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आपसे करवाऊँ क्या? मैं तो सीधे जाकर जूते ले आऊं, लेकिन सास जूते चुराते हुए कैसी लगेगी? ये भी आप ठीक कह रही हैं, मुझे ही कुछ करना होगा। बस आप इन लोगों को इधर उधर लेके जाइए। कोमल को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने जीजू का जूता कैसे चुराए। अब कोमल अपने जीजू के पास जाती है। बगल में उसकी दीदी थी और कैमरामैन फोटो ले रहा था। क्या बात है साली जी, आप बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। कहीं ये परेशानी मेरे जूतों के कारण तो नहीं है? समझदार तो आप बहुत हैं। अगर इतनी ही समझदारी है तो अपने प्यारे जूते दे दीजिए ना, वरना जैसे भी आपका जूता हासिल करके तो मैं रहूंगी ही। सलमान खान थोड़ी हूँ जो प्यार से दे दूंगा। अब थोड़ा बहुत तो तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। करो करो, थोड़ा मेहनत करो। जूता चुराई में जब तक मेहनत ना हो ना, तब तक मजा नहीं आता। अच्छा जी, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? ठीक है, फिर देखते जाइए आपके साथ क्या क्या करती हूँ मैं। कोमल अब लगातार अपने जीजू का जूता चुराने की कोशिश में लगी हुई थी और आखिरकार कोमल को उसके जीजू अजय का जूता मिल ही जाता है। अब कोमल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन उस जूते को चुराने के लिए लड़के के साइड से लड़के के दोस्त कोमल के आगे पीछे लगे रहते हैं। अब कोमल को भी उस जूते को छुपाने के लिए एक अच्छी सी जगह तलाशनी थी। अब मैं जूता कहाँ रखूं? जीजू के दोस्त तो मेरे पीछे लग गए हैं। जैसे भी हो, इसे ऐसी जगह छुपाना होगा कि सुबह तक जीजू के जूते मिले ही नहीं और मुझे मोटी रकम मिल जाए। कितना परेशान हुई हूँ मैं इन जूतों के लिए। इतना कहने के बाद कोमल टेंट के पीछे जाती है जहाँ खाना बन रहा था। वहाँ बड़े बड़े पतीले रखे थे और जो पतीला खाली था उस पतीले में कोमल जूता रख देती है और वहाँ से वापस टेंट में आ जाती है। इधर शादी की बाकी रस्में शुरू हो जाती हैं और कोमल का ध्यान जूते पर था कि कहीं ऐसा ना हो किसी ने देख लिया हो और वो जूता उसके जीजू के साथ उनके दोस्तों के हाथ लग जाए। वैसे तो मैंने जूते को बहुत अच्छी जगह रखा हुआ है, कोई सोच भी नहीं सकता
मैंने बड़ी सी पतीले में जूते को रखा है। खैर अभी शादी की रस्में तो बाकी है, उस पर ध्यान देते हैं। शादी की रस्में चल रही थी, चारों तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन तभी अचानक से लड़की की माँ चिल्लाने लगती है। मैं लड़के की माँ हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है। अरे खाने में बाल आता, कंकड़ पत्थर आता तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन यहाँ तो मुझे जूता परोसा गया है, वो भी मेरे खुद के बेटे का। अरे इसे क्या हो गया, इसके खाने में जूता निकला। वैसे जूता खाने वाली हरकतें तो है ही इसकी। अरे ये क्या बकवास कर रही है, खाने में जूता? चल विमला, चलकर देखते हैं क्यों बिना मतलब बवाल काट रही है। अब जैसे ही सरला और विमला वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि लड़के की माँ प्लेट लिए खड़ी है और पनीर की सब्जी में डूबा हुआ जूता साइड रखा हुआ है। अरे समधन जी, लगता है कि आपके साथ किसी ने मजाक किया है, लेकिन ये तो गलत है। हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। हाँ हाँ, आपके साथ किसी ने मजाक किया है, हम भला ऐसे मजाक क्यों ही करेंगे। अरे आपको क्या लगता है ये मजाक मैंने खुद के साथ किया है? अरे इतना बड़ा जूता हलवाई को दिखाई नहीं दिया क्या? आँख से अंधा था क्या वो? और ये लोग अंधे थे क्या जो मुझे खाने में जूता परोस दिया? न जाने ऐसी हरकत किसने की है, किसे सरला से दुश्मनी रही है। हल्ला सुनकर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ कोमल भी आती है और कोमल को जब पता चलता है कि पनीर की सब्जी में से जूता निकला है तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि कुछ देर पहले कोमल ने ही बड़ी सी पतीले में अपने जीजू का जूता जो छुपाया था। अरे ये तो जीजू का जूता है, मैंने तो इसे खाली पतीले में छुपाया था। लगता है किसी ने उस पतीले में सब्जी डाल दी और ये सब्जी यहाँ परोस दी गई है। अरे जूते चुराना अच्छी बात है, लेकिन ये तूने क्या किया? अब बिना बात के निशा की सास कलेश कर रही है। अरे तू इतना कम दिमागी कैसे हो सकती है? जूता कहीं और भी तो छुपाया जा सकता था। कोई बात नहीं माँ, ये छोटी सी बात है, क्यों कलेश कर रही हो आप? जूता चुराने के बाद इसने छुपा दिया और इसको थोड़ी पता था कि वो हलवाई आ जाएगा, उसमें सब्जी बना लेगा। कोई बात नहीं, होता है। हाँ, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तू शादी कर रहा है ना। अब तो इन लोग के गुण गाएगा। ऐसा कुछ नहीं है माँ, सभी अपनी गलती को मान रहे हैं, बात को खत्म कर दो। गलती मेरी है, किसी की नहीं है। मैंने ही जूता चुराने के बाद छुपाने की सही जगह नहीं ढूंढी। अरे कोमल, तूने भी माहौल बना दिया। शादी और शांति से हो ही नहीं सकती है कभी। आइए समधन जी, मैं आपके लिए अच्छा खाना लगवाती हूँ। अब मुझे खाना नहीं खाना है, अब बस शादी हो जाए और मैं अपनी बहू को लेकर ऐसे चली जाऊँ। ऐसी मेहमान नवाजी मैंने कभी नहीं देखी अपनी जिंदगी में। एक पल को तो लगता है कि लड़के की माँ शादी तुड़वा देगी, लेकिन आधी शादी तो हो चुकी थी। अब सुबह होते होते विदाई का वक्त आता है और कोमल का जीजा बिना जूते के घर जाने के लिए तैयार तो था, लेकिन कोमल को 51,000 देकर जाता है, जिससे कोमल की जूता चुराई की रस्म सक्सेसफुल हो जाती है। राजा एक गरीब आदमी था जो अपनी माँ संगीता और अपनी पत्नी गीता के साथ संगमपुर गांव का रहने वाला था और अपने गांव के जमींदार धर्मेश के खेतों में मजदूरी करता था। उससे जो भी पैसे मिलते उससे वो अपने घर का गुजारा करता। एक रोज राजा खेतों में काम कर रहा था, तभी धर्मेश एक नई बुलेट लेकर वहाँ आता है, जिसे देखते ही राजा उसे ताकता रह जाता है। तभी धर्मेश उससे कहता है, क्या बात है राजा, तुम मेरी बुलेट को इतना ध्यान से क्यों देख रहे हो? मालिक, आपकी बुलेट बाइक बहुत अच्छी है, देखकर नजर ही नहीं हट रही है। अभी आज ही तो लाए हैं, हम भी किसी काम से निकले थे, तभी हमारी भी नजर इस बुलेट पर पड़ी और पहली नजर में पसंद आ गई और खरीद ली। बहुत महंगी है। महंगी तो होगी ही मालिक, बुलेट जो है, आपको पता है मुझे भी बुलेट का बहुत शौक है। और देखना आप, एक दिन मेरे कच्चे घर के सामने भी एक बुलेट खड़ी होगी, यही सपना है मेरा। राजा, सपने औकात अनुसार ही देखने चाहिए। मेरा नौकर होकर तुम मेरी बराबरी करने की सोच रहे हो? नहीं मालिक, बात यहाँ बराबरी की नहीं, पसंद की है। और मैंने आपको अपनी पसंद बताई है, ना ही आपकी बराबरी करी। और अपने घर के आगे बुलेट खड़ी करने का मेरा सपना है। सपना औकात से बाहर नहीं देखना चाहिए। रहते कच्चे घर में हो और सपने महलों वाले हैं। इतने बड़े सपने ना देखो जिसके टूटने से खुद टूट जाओ। और आगे से ऐसा कुछ बोलने से पहले ये देख लिया करो कि किसके सामने बोल रहे हो और क्या बोल रहे हो। राजा नाम रखने से कोई सच का राजा नहीं हो जाता जो तुम बुलेट के सपने देख रहे हो। मैंने तो वही बोला मालिक जो मेरे दिल में था। वो तो वक्त बताएगा कि किसकी बात सच होगी, तुम्हारी या मेरी। धर्मेश इतना कहकर अपनी बुलेट लेकर वहाँ से चला जाता है और राजा अपने खेतों में काम करने लगता है। कुछ समय बाद शाम को राजा खेतों से अपने घर लौटता है और अपनी माँ संगीता और पत्नी गीता को आपस में बातें करते हुए देखकर कहता है, अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मेरे लिए कुछ खाने का लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। जी आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। रुक बहू,
तू अभी खाना लेने नहीं जाएगी, बहू खाना लेने तब जाएगी जब मैं कहूँगी। पहले तू बता, तू खेतों में काम करने जाता है या गांव के जमींदार और मालिकों से बहस करने? अच्छा, आपको पता चल गया। मैं जब से आया था तब से मैं अपने मन में यही सोच रहा था कि अब तक आपने मुझसे सवाल क्यों नहीं पूछा। बेटा, तुझे कितनी बार कहा है कि मालिकों के मुंह मत लगा कर, कहीं गुस्से में उन्होंने तुझे काम से निकाल दिया तो हम गरीबों का घर कैसे चलेगा? लेकिन तू है कि सुनता ही नहीं है। माँ, हम गरीब बनकर पैदा हुए हैं तो क्या हमें सबकी तरह सपने देखने का हक नहीं है? अगर किसी भी बड़ी चीज का सपना अमीर लोग देखें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वहीं कोई गरीब किसी बड़ी चीज का सपना देख ले तो क्या वो गलत करता है? लेकिन माँ जी भी तो सही ही कह रही है ना। जरा आप ही सोचिए, अगर वो हमें काम नहीं देंगे तो हमारा घर चलना कितना मुश्किल हो जाएगा। और हमारे पास तो इतनी जमीन भी नहीं है कि खेती बाड़ी कर ले। मुझे आप लोगों की किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही मुझे मालिक से कुछ कहने का अफसोस है। मैंने जो कहा है वो करके दिखाऊंगा और अपने घर बुलेट ला कर दिखाऊंगा। और अब खाने की भी जरूरत नहीं है, भर गया मेरा पेट। राजा गुस्से में इतना कहकर वहाँ से जाकर चारपाई पर चादर ओढ़कर सो जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ राजा की अपने घर में बुलेट लाने की चाहत बढ़ती जाती है, जिसके चलते वो खेतों में काम करने के साथ साथ शादियों में जनरेटर लाने ले जाने का काम भी करना शुरू करता है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज राजा एक शादी में जनरेटर लेकर पहुंचता है, जहां उसके गांव के जमींदार धर्मेश की नजर उस पर जाती है और वो हंसते हुए उसके पास आकर कहता है, लो भाई, अब बस यही काम करना बाकी रह गया था। तुम गरीब लोग सही हो, पैसों के लिए कोई भी काम कर लेते हो। कहीं तुम इतनी मेहनत अपने घर बुलेट लाने के लिए तो नहीं कर रहे हो? जी मालिक, अब अगर सपना बड़ा है तो मेहनत भी तो उतनी ही होगी। देख भाई, तू बेकार में ही इतनी मेहनत कर रहा है। इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। तुम क्या सोचते हो, ये सब काम करके तुम बुलेट खरीद सकते हो? उसका दाम सुनोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। इससे अच्छा है जो काम कर रहे हो वही करो और आराम से अपने घर की दाल रोटी चलाओ। इससे ज्यादा तुम लोगों की औकात नहीं है। मालिक, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और मुझे मेरे सपने का अच्छी तरह से अंदाजा है। इसीलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मुझे अफसोस ना रहे कि मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई मेहनत नहीं करी। ठीक है, अगर ये बात है और तुम्हें अपनी मेहनत पर इतना भरोसा है तो ये मेहनत तुम्हें अपने खेतों में काम करने में दिखानी होगी। अब तुम चाहे इसे मेरी शर्त समझ लो या अपना सपना पूरा करने का एक मौका। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं मालिक? मेरे कहने का मतलब है, मेरे खेतों का जो काम 10 मजदूर लगकर करते हैं वो तुम्हें काम अकेले ही करना होगा। और अगर तुम खेतों का सारा अकेले काम करने में सफल हो गए और खेतों की फसल अच्छी होगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी मजदूरी के बदले में पैसों की जगह अपनी बुलेट दे दूंगा। और इसका वादा मैं सबके सामने करता हूँ। क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? जी मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है और मुझे मेरा सपना पूरा करने का मौका देने के लिए धन्यवाद मालिक। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, पहले ये काम करके दिखाओ। मैं भी तो देखूं जरा कि तुम कितनी मेहनत कर सकते हो अपने सपने को पूरा करने के लिए। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दूंगा। धर्मेश और राजा के बीच हुई शर्त की बात पूरे गांव में फैल जाती है। एक तरफ जहां धर्मेश अपने सभी मजदूरों को छुट्टी दे देता है, वहीं दूसरी तरफ राजा खेतों का सारा काम अकेले ही करना शुरू करता है। अपनी शर्त पूरी करने के लिए वो दिन रात एक करता है और अच्छी फसल होने की दुआ करता है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाती है और चारों तरफ लहराती हुई फसलें नजर आती है, जिसे देखकर गांव वालों के साथ साथ धर्मेश की भी आंखें खुल जाती है। जिसके बाद वो राजा से कहता है, सच में आज तुमने साबित कर दिया राजा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और तुमने आज वो चीज पा ली जिसका सपना कोई गरीब जल्दी सपने में भी नहीं देखता। मैं ये शर्त वैसे तो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए रखी थी, लेकिन तुमने अपनी मेहनत से मेरी सोच ही बदल दी। मालिक, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, ना ही कोई नाराजगी है, क्योंकि आपने मुझे मेरा सपना पूरा करने का मौका दिया। तो अगर आज मेरा सपना पूरा हुआ तो सिर्फ आपकी वजह से। धर्मेश और राजा की सारी बातें गांव वालों के साथ साथ उसकी माँ संगीता भी सुन रही थी, जिसे सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बेटे राजा के पास जाकर उसे गले लगाते हुए कहती है, बेटा, आखिर में तूने आज अपना सपना पूरा कर ही लिया। आज तूने साबित कर दिया कि गरीब को भी बड़े सपने देखने का हक है, बस उसके अंदर उसे पूरा करने की सच्ची लगन होनी चाहिए। माँ, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपने ही कहा था ना कि जब हमें कोई चीज चाहिए होती है तो हमें अपनी मेहनत को दुगना कर देना चाहिए। आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की है कि मैंने अपना सपना अपनी मेहनत से पूरा किया है, वो भी बिना किसी की मदद के।
हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की। इस बात की तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम 10 लोगों का काम अकेले कर पाओगे। मेरे मन में गरीबों को लेकर जो गलत भावना थी, आज तुमने उसे बदल दिया। धर्मेश इतना कहकर सभी गांव वालों के सामने खुशी खुशी अपनी बुलेट की चाबी राजा के हाथ में देता है, क्योंकि धर्मेश ने राजा को बुलेट देने का वादा जो किया था। और बुलेट की चाबी पाकर राजा की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। आखिर जिस चीज के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, उसे हासिल कर ही लिया था। और उसके बाद राजा हाथ जोड़कर अपने मालिक धर्मेश का धन्यवाद करता है और धर्मेश वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद राजा सबसे पहले मंदिर जाकर अपनी बुलेट की पूजा करवाता है और पूजा करवाने के बाद पूरे गांव में मिठाई बांटता है और उसके बाद अपने घर के बाहर बुलेट लाकर खड़ा कर देता है और उसके कुछ समय बाद बुलेट चलाकर अपने घर लाकर खड़ी कर देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बस आपको उसके लिए लगन और मेहनत से कोशिश करने की जरूरत है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। सीमा किचन में काम कर रही होती है, तभी सीमा की सास कुंती किचन में पानी लेने जाती है और उससे कहती है, फ्रिज में एक बोतल ठंडा पानी नहीं है और सुबह के 9 बज रहे हैं। गर्मी तो ऐसे हो रही है जैसे कुछ ही घंटों में धरती पर आग बरस जाए। माँ जी, पानी की कई बोतल पूनम के रूम में है और पापा जी भी अपने दोस्तों के लिए पानी लेकर गए हैं। इस लड़की से और मेरे बूढ़े से, दोनों से ही मैं बहुत परेशान हूँ। दोनों ही किसी काम के नहीं है। अब कुंती घर में इधर उधर जाकर सारी बोतलों को ढूंढकर फ्रिज में पानी भरकर रख देती है और तभी कुंती देखती है कि उसकी बहू आटा गूंद रही है और आटा गूंदते हुए वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये गर्मी भी ना लगता है जान लेकर ही मानेगी। सीमा इतना ही कहती है कि वो पसीना आटे में गिर पड़ता है और सीमा उसे गूंथती रहती है। ये देखकर कुंती अपनी बहू से कहती है, बहू, गर्मी का तो पता नहीं, लेकिन तेरे बदन की गर्मी आटे में जरूर मिल रही है। थोड़ा ध्यान से काम कर। अब कुंती हॉल में आती है तो देखती है कि हॉल का टीवी चला हुआ है, एसी पंखा सब ऑन है और वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर कुंती भनभनाते हुए कहती है, इस बुढ़े से तो मैं परेशान हूँ। 50 की उम्र में नौकरी छोड़ दी और तब से 60 साल का हो गया है, लेकिन अकल नाम की चीज नहीं। इतना सुनने के बाद पूनम अपनी माँ से कहती है, ये पंखा और एसी पापा ने नहीं बल्कि मैंने ही चलाया था। वो मैं खाना खाने आ रही थी ना, और आपने तो टीवी भी बंद कर दिया। हाँ, तू ही तो रह गई थी इस घर में। तेरी नवाबी भी तो कम नहीं है। बिजली का बिल आएगा तो क्या तेरा बाप भरेगा? हाँ माँ, मेरे पापा ही तो बिजली का बिल भरते हैं। आपसे कहाँ से होने वाला है ये सब काम? तेरी जुबान जितनी कैंची की तरह चलती है, तुझसे कुछ काम हो जाता तो कितना अच्छा रहता। अब देर शाम कुंती के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है और विमला कुंती के घर आते ही उससे बोलती है, तेरे घर से 4 कदम छोड़कर मेरा घर है, वहीं से आ रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है पहाड़ चढ़कर आई हूँ। एक गिलास ठंडा पानी पिला दे। हाँ विमला, गर्मी की तो बात ही मत कर। बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही और ये गर्मी लोगों को जलाकर मार देगी। ये बातें चल ही रही होती हैं कि सीमा अपनी सास कुंती और पड़ोसन विमला से कहती है, माँ जी, आपके लिए और विमला आंटी के लिए चाय बना दूं क्या? नहीं बहुरिया, चाय की तो बात ही मत कर। कुछ ठंडा हो तो दे दे, पर चाय से तो दूर ही रख मुझे। अब सीमा भी विमला और अपनी सास कुंती के लिए कोल्ड ड्रिंक लाकर उन्हें देती है और लौटकर किचन में जा ही रही होती है कि तभी सीमा को चक्कर आ जाते हैं और वो चक्कर खाकर गिर पड़ती है। ये देखकर कुंती और विमला जल्दी से सीमा के मुंह पर पानी मारते हैं और उसे उठाते हैं। लगता है कुंती, तेरे घर में जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। तू दादी बनने वाली है कुंती। अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छा है कि मैं दादी बनने वाली हूँ। तभी ये सब पूनम सुनकर अपनी माँ कुंती से कहती है, ये बात आप भाभी से भी तो पूछ लो कि वो सच में पेट से हैं या फिर गर्मी से उन्हें चक्कर आ गए हैं। ऐसे तो मैं भी कह दूं कि मैं भी बुआ बनने वाली हूँ, लेकिन पहले उनकी तो सुन लो। ऐसे में अगर कल को मुझे चक्कर आ गए तो आप लोग तो यही कहोगे कि मैं बिना शादी के माँ बन गई, मतलब कुछ भी नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज गर्मी से मुझे सुबह से ही चक्कर आ रहा था और आखिरकार मैं चक्कर खाकर गिर ही गई। लो कर लो बात। मैंने तो सोचा खुशखबरी आएगी और ये गर्मी भी ना जाने क्या क्या करवा कर मानेगी। अब अगले दिन करीब दोपहर के 2 बजे बिजली वाला घर आता है
और दरवाजा खटखटाता है। हालांकि कुंती जब दरवाजे पर जाती है और बिजली वाले को देखती है तो वो बिजली वाला कुंती से कहता है, अम्मा जी राम राम, बहुत गर्मी है, एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा क्या? वैसे मैं बिजली का बिल देने आया हूँ। अब कुंती किचन में जाकर बिजली वाले के लिए ठंडा पानी लेकर आती है और पानी पीने के बाद बिजली वाला भी कुंती को बिजली का बिल थमाते हुए कहता है, वैसे अम्मा जी अभी तक मैंने जितने बिल बांटे ना, सबसे ज्यादा बिल आपका है, 7,000 का बिल है। क्या 7,000 बिजली का बिल आया है? आज आने दो इस बुढ़े को, बताती हूँ। एसी चलाकर जो घूमने निकल जाता है, आमदनी 98 और खर्चा रुपया, ये तो वही बात हो गई। अब बिजली वाले के चले जाने के बाद करीब 10 मिनट बाद गमछे से मुंह ढककर एक आदमी कुंती के घर आता है, जिसे देखकर कुंती कहती है, ओ हेलो जनाब, आप कहाँ घुसे चले आ रहे हैं घर में? किसी के भी घर में ऐसे ही चले आते हो? न अता न पता, न जान न पहचान, हम तुम्हारे मेहमान। कौन हो भाई? पता तो मेरा यही है और पहचान के तौर पर तुम्हारा पति हूँ, चमन। दिखता नहीं तुम्हें? अच्छा तो तुम हो, मुझे तो लगा न जाने कौन ही मेरे घर में घुस आया है। कम से कम बोल कर तो आया करो, किसी दिन पिट पिटा गए तो। लेकिन अब चमन जैसे ही अपना गमछा अपने चेहरे से हटाता है तो अच्छा खासा चमन के चेहरे पर काले काले दाग नजर आते हैं, लाल लाल धब्बे और काले दाग भी। ये देखकर कुंती चिल्लाते हुए चमन से कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? भरे बुढ़ापे में शकल पर ये क्या करवा लिया तुमने? ये तो गर्मी का असर है। नहीं, अरे ये तो लू है, मुझे तो लू लग गई कुंती। गर्मी में घर खर्चे पहले से कम नहीं है और तुमने अपने दोस्तों के साथ धूप में घूम घूम कर खुद के चेहरे पर अमावस्या के बादल लगवा लिए हैं। लेकिन अब इसके इलाज के लिए अलग पैसे खर्च होंगे। इतना सुनने के बाद चमन कुंती से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है मुझे लू लग गई है, बल्कि इस बात की चिंता है कि अब इसे ठीक करने में कितने पैसे लगेंगे, यही है ना? हाँ, साफ और सीधी बात। बिजली का बिल 7,000 आया है और इस गर्मी में इतने खर्चे बढ़ गए हैं कि जीना मुश्किल हो गया है, और ऊपर से तुमने ये अलग तमाशा खड़ा कर दिया। अब चमन के चेहरे पर तो काली काली छाइयां हो चुकी थी, लेकिन देर रात करीब 12 बजे लाइट चली जाती है और सभी अपने अपने कमरे से निकलकर गेट के बाहर बैठे होते हैं। कोई घूम रहा था तो कोई बैठे बैठे ही सो रहा था। ये देखकर कुंती विमला से कहती है, विमला, लगता है तुझे भी एसी कूलर में सोने की आदत है, और एक कमबख्त ये लाइट, इससे भी अभी ही जाना था। अब विमला भी कुंती के पास बैठ जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। लेकिन थोड़े समय बाद कुंती अपने घर चली जाती है। लेकिन कुंती का पति चमन आकर विमला की गोद में सिर रखकर सो जाता है। लेकिन जैसे ही कुंती बाहर आती है, लाइट आ जाती है और वो ये सीन देखकर अपने पति चमन का हाथ पकड़ते हुए उसे उठाती है। लाइट गई नहीं कि तुम जैसे ठरकी बुढ़े अपनी पड़ोसन की गोद में सोए मिलते हैं। तुम्हें शर्म नहीं है विमला की गोद में सोते हुए? और विमला, तू भी ऐसी निकली? मेरी तो खुद आंख लग गई, मुझे क्या पता ये बुढ़ा कब आकर मेरी गोद में सो गया। और तुम चलो आज घर, मैं तुम्हें बताती हूँ लाइट जाने के बाद आने का क्या नतीजा होता है। अब अगले दिन सुबह सुबह कुंती अपनी बहू सीमा से कहती है, बहू थोड़ा काम जल्दी कर ले, पूनम को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, और हाँ, नींबू पानी के लिए नींबू जरूर मंगवा लियो। कुछ समय बाद ही पूनम को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं और जब कुंती उनसे कुछ खाने पीने के लिए कहती है तो लड़के की माँ कहती है, जी ऐसा है, हम तो देसी है, शरबत मिल जाए तो उसमें ही काम चला लेंगे, गर्मी भी बहुत हो रही है। अब अपनी बहू को शरबत बनाने के लिए वो कहती है, लेकिन सीमा तो नींबू मंगवाती ही नहीं है क्योंकि नींबू के दाम तो आसमान छू रहे थे। अब ऐसे में नींबू पानी बनाने की जगह 2 रुपए वाला रसने का पैकेट लाकर सीमा 2-3 ग्लास रसना बनाकर भिजवा देती है और लड़की की माँ उसे पीने के बाद स्वाद लेते हुए कहती है, आए हाय, क्या कोल्ड ड्रिंक है, इसका स्वाद तो बड़ा अच्छा है, इसका नाम जरूर बता दीजिएगा। इस गर्मी में ऐसी चीज मिल जाए तो दिल को शांति मिलती है। सच में गवार औरत है ये, 2 रुपए वाले रसना को कोल्ड ड्रिंक समझ रही है। लेकिन जो भी हो, चलो अच्छा ही है, पैसे तो बच गए। और इस तरह से गर्मी के साइड इफेक्ट से हर कोई गुजरता है, चाहे वो आम जनता हो या फिर अमीर घर के लोग।